का जो टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन पर है और सामाजिक परिवर्तन के परिभाषा के साथ प्लस में अवधारणाओं को और उसका उद्विकास कैसे हुआ यह मैं आप लोगों को बता चुका हूं और आगे आज मैं उसी के क्रम में चलूंगा सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को लेकर। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, एक बार आप लोग म्यूट हो जाएंगे, मेरी आवाज़ आप लोग पास जा रही है इसी तरीके से, एक बार कंफर्म कर दें मुझे। और पीडीएफ वगैरह सब कुछ क्लियर है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या क्या हैं, उन्हीं विशेषताओं को आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना है। तो आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर 4 टाइप की विशेषताओं के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, एक टाइप है आपका, एक प्रकार बताया गया कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति जो होती है सामाजिक होती है। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि आप लोगों से प्रश्न पूछ लेगा कि सामाजिक परिवर्तन के निम्न में से विशेषताएं कौन सी हैं कौन सी नहीं है। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा कि सामाजिक परिवर्तन जो है प्रकृति सामाजिक होती है या नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि होती है, तो इसलिए आपका ये जवाब जो हो जाएगा फिर सही हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, प्रकृति का मतलब कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति के विशेष सम्मुख, विशेष संस्था, जाति, प्रजाति और समिति में होने वाला जो परिवर्तन है उससे संबंधित नहीं है। परंतु अगर हम बात करें इस प्रकार के परिवर्तन के बारे में बात करता है जो व्यक्तिवाद परिवर्तन होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है व्यक्तिवाद प्रकृति के रूप में, उसको हम बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। तो मेरी बात को आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति की विशेष कोई संस्था हो या कोई जाति हो या कोई प्रजाति हो, कोई समिति हो, वो सामाजिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन व्यक्तिवाद प्राकृतिक पर आधारित है। जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध समुदाय और समाज से होता है। यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन की एक विशेषता बताती है कि यह प्रकृति के रूप में देखी जा सकती है। तो हम सभी लोग जब भी कभी एग्जाम में प्रश्न मिले हम सबको देखने को, तो ऐसी कंडीशन पर आपको सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति ही सामाजिक होती है, यही आपको टिक मारना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप सभी के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में, दूसरे टाइप में है कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक की घटना होती है। सामाजिक परिवर्तन जो सार्वभौमिक है वो कैसे है? सामाजिक परिवर्तन एक विशेषता ये है कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिकता के रूप में परिवर्तन सभी समाजों में होता है। किसी समाज में परिवर्तन धीमी गति से होता है तो किसी समाज में परिवर्तन जो है तीव्र गति से होता है। तो विश्व के सभी समाजों में परिवर्तन होता ही होता है। इस वजह से इसको कहा गया कि ये सार्वभौमिक घटना है। क्या है ये? सार्वभौमिक घटना है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है या सभी समाजों और सभी कालों में होता है। समाज जो है उसकी उत्पत्ति से काल से लेकर आज तक की जो अनेक परिवर्तन हुए हैं, जो आगे होते रहेंगे परिवर्तन, जो मानो इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा है जो परिवर्तन के दौर से ना गुजरा हो। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो धीमी गति से हो रहा हो चाहे वो तीव्र गति से हो रहा है, तो वो किसी न किसी समाज में परिवर्तन होने की बात करता है और विश्व के सभी समाजों में परिवर्तन होना तय है। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन में एक विशेषता पाई जाती है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिकता होता है। सार्वभौमिकता क्यों होता है? क्योंकि सार्वभौमिकता का मतलब होता है सत्यता पर आधारित होना। यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है, वो सत्यता पर आधारित होता है। तो ये सभी लोग आप लोग, मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे जिक्र किया है सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषताओं के बारे में। एक था प्रकृति के रूप में, प्रकृति आप यहाँ पे ना समझे जाति प्रजाति समिति को लेकर, प्रकृति आप समझे व्यक्तिवाद प्रकृति को लेकर, ऐसे समझेंगे तो आपका सही जवाब होगा। दूसरी बात आप ये समझे सार्वभौमिकता के रूप में। क्यों सार्वभौमिकता? मैंने कहा कि हर एक समाज में परिवर्तन होता है, चाहे वो धीमी गति से हो चाहे वो तीव्र गति से हो। तो किसी समाज में तीव्र गति से होता है तो किसी में धीमी गति से होता है, और ये परिवर्तन होता है। तो विश्व के सभी समाजों में परिवर्तन होता है, यही रीजन है इसे सार्वभौमिकता कहा गया। तो आप लोग ये 2 पॉइंट को मैंने क्लियर किया है, आप सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे। एग्जाम में जब प्रश्न आएंगे तो जरूर आप लोगों के ऑप्शन में लिखे रहेंगे पॉइंट। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन का स्वाभाविक है। जो अगर हम स्वाभाविक के बारे में बात करें, परिवर्तन कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जो स्वाभाविकता होती रहती है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में साधारण शब्दों में आप ये समझे कि प्रत्येक समाज में, यहाँ पे प्रतीक के बजाय अगर प्रत्येक समाज लिखा जाए तो बेटर रहेगा। प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है और यह एक स्वाभाविक घटना है। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है और समाज भी प्रकृति का आगे अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सके।
तो कई बार हमने परिवर्तन का विरोध करते हैं, हम ही लोग क्या करते हैं, कई बार परिवर्तन का विरोध करते हैं, फिर भी परिवर्तन को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जैसे आपदा प्रबंधन आप लोग देखते होंगे, आपदा को लेकर तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक प्रतिक्रिया में हमें देखने को मिल जाता है। तो प्रत्येक समाज में परिवर्तन होता है और हमें दिखाई भी देता है। अगर हम परिवर्तन के विपरीत कोई काम करें, अगर हम परिवर्तन के विपरीत कोई काम करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अवरुद्ध उत्पन्न करता है, हम सभी के लिए वो दिक्कतें खड़ी कर सकता है, समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि परिवर्तन जो होता है स्वाभाविक होता है। आप कभी प्रकृति को चैलेंज कर सकते हैं कि आप कभी इस तरीके कोई एक्टिविटी, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, लाइक जैसे जो चीज़ें होने वाली हैं, क्या आप उसे रोक सकते हैं? प्रकृति है ये नेचर के अकॉर्डिंग बात कर, मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछा हूं, आप मुझे बताएं, क्या आप परिवर्तन जो प्रकृति में जो घटना घटित होने वाली है, क्या आप उसे रोक सकते हैं? हाँ या ना में मुझे जवाब दें प्लीज। नहीं रोक सकते ना। तो जब आप रोक नहीं सकते तो स्वाभाविक है, तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक परिवर्तन होना, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक की प्रतिक्रिया यहीं पे प्राकृतिक को रिप्रेजेंट किया गया है, प्रकृति को रिप्रेजेंट किया गया। और अगर आप उसे रोकेंगे, अगर आप उस परिवर्तन को रोकेंगे तो वहां पे आपको नकारात्मकता का भाव मिल सकता है, आपको नेगेटिव कार्य मिल सकते हैं। इसलिए आप रोके ना उसे, जो प्रकृति के रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहा है वो होने दीजिए, वो होने दीजिए। प्रकृति का नियम है ये, एक प्रकार से स्वाभाविक तरीके से परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन एक गति की अगर हम बात करें, सामाजिक परिवर्तन की गति जो है असमान होती है। अब मैं आपसे बात करूं, आप सभी लोगों को पता होगा कि परिवर्तन की गति भिन्नता पाई जाती है। कारण क्या है कि परिवर्तन की जो गति में भिन्नता पाई जाती है, समाज में होने वाला परिवर्तन की गति उस समाज के मूल्य मान्यताओं पर निर्भर करती है। परंपरागत समाज की तुलना में आधुनिक समाज, जो आज का समाज है, इस समाज में परिवर्तन अधिक होता है, जिसे हम अधिक स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से समाज में परिवर्तन होता रहता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो गति में भिन्नता पाई जाती है, या आप कह सकते हैं उसकी गति में असमानता पाई जाती है। तो ग्रामीण समुदाय की अगर हम बारे में बात करें तो वहाँ पे अलग तरीके से विकास होता है या परिवर्तन होता है। और अगर हम शहरी समुदाय के बारे में बात करें तो शहरी समुदाय का अलग मेथड है, अलग टेक्निक है, अलग तरीके से विकास होता है, परिवर्तन होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन जो होता है उसका गति जो है असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं। मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, बाकी इतना डीप में नहीं आएगा। अगर मैं कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना भी दूंगा और कोई फायदा नहीं होगा, टाइम लॉस जाएगा, जो कि आप सभी को अच्छे तरीके से पता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। जटिल तथ्य क्यों है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति जो है गुणात्मक है और इसकी माप संभव नहीं है, अतः यह एक जटिल तथ्यों के रूप में हम इसे देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे किसी भी संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को नाप तौल नहीं सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम सरलता पूर्वक समझ नहीं पाते हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक प्रकार से जटिल तथ्य है। तो सारी बातों को मिला जुला के अगर मैं आपसे एक ही वाक्य में बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइए वहाँ पर कि एक बात तो गुणात्मक परिवर्तन होता है, यहाँ अगर हम बात करें इसकी माप संभव नहीं होती है, जटिल तथ्य है। संस्कृति में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसका माप तौल हम नहीं कर सकते हैं, और ऐसे ही परिवर्तन को सरलता पूर्वक हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य के रूप में आ रहा है हमारे सामने। तो ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में रिप्रेजेंट हो जाता है या प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि कई परिवर्तन और भी होते हैं। सामुदायिक घटना के रूप में अगर देखें, सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक घटना के रूप में भी आता है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह विशेष जिसमें जीवन में होने वाले परिवर्तन से नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है वो पूरे समुदाय से होता है। और समुदाय के जब हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन पे सामाजिक परिवर्तन की जो अवधारणा होती है वो सामाजिक होती है, ना कि वो व्यक्तिगत होती है। तो इसलिए हम ये बात भी बोल सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक घटना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बार स्पष्ट करें आप सभी लोग, स्पष्ट करें। क्लियर हुआ? चलो अच्छी बात है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको
सभी लोगों को, तो अच्छी बात है। आप सभी लोग कॉपी पेन अपने साथ रखें। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप उसे नोट बनाएं, उसको नोट्स करें, ठीक है। बाकी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ें तो आपको मिलेगी। आगे हम बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में एक और बातें कही जा रही है कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अब आप समझिए, इतना बड़ा पैराग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सरल शब्दों में समझा सकता हूं कि सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कैसे नहीं की जा सकती? मेरी बात को सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में जब भी कोई निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकते आप, तो अधिक से अधिक हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में अनुमान लगाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में हम क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। बस यही चीज़ें हैं और आपका क्लियर हो जाएगा, इससे भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अनुमान लगाने की बात हम कब करते हैं? सामाजिक परिवर्तन में। अच्छा, मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूं आप लोगों के लिए कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से पूर्व में अनुमान लगाना कठिन होता है। पहले से अगर हम बात करें, अनुमान लगाना कठिन होता है, अतः इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, यह कहना कठिन है कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण भारत में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली में एवं विवाह में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे, यह बताना अत्यंत कठिन हो जाता है हम सभी के लोग के। आगे चलकर जब हम लोगों का विचार या विश्वास या मूल्य या उसके आदर्श आदि में जब भी कभी हम किसी भी प्रकार के परिवर्तन आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने यहाँ पे भविष्यवाणी करी है, ठीक है। इसका हम यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन के बारे में बिल्कुल ही अनुमान नहीं लगा पाते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन का कोई नियम ही नहीं होता है। इतना ही नहीं, इसका सिर्फ यही मतलब बनता है यहाँ पे कि आकस्मिक कारणों से ही परिवर्तन होते हैं। जब आकस्मिक कारणों से परिवर्तन होगा समाज में तो हम उसको इसीलिए कह देते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, हम सब के लिए कठिन हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है कि सामाजिक परिवर्तन में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है ना। ये बात सही है, क्योंकि निश्चित रूप से भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर सकते कि अधिक से अधिक हम इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। हम क्या लगा सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अनुमान भी लगाना कभी कभी क्या हो जाता है, हम सब के लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए जब कोई आकस्मिक कारण होते हैं, ऐसी कंडीशन पर जब हमने अनुमान लगा है, तो वो एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी के रूप में हम देख सकते हैं कि नहीं की जा सकती है। एक बार जरा आप लोग मुझे बताएं कि सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं, आप उसे कर लेंगे एग्जाम में। अगर बाय द वे सामाजिक परिवर्तन की विशेषता निम्न में से कौन सी होती है? 4 ऑप्शन देगा कि सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और आवश्यक है, और सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक में गति जो है एक समान नहीं होती है। ये 4 ऑप्शन रहेगा आपके सामने, और इस तरीके से ABCD करके ऑप्शन देगा कि A सही है, कि AB सही है, कि C और D सही है, कि ये यहाँ पे सभी सही है। तो मैंने जो अभी आपसे बोला है ऑप्शन के रूप में 4 पॉइंट, वो सभी के सभी सही है अपने आप में। एक बार जरा मुझे कंफर्म करिए आप सभी लोग कि सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं, आपने ये पूरा का पूरा समझ गए हैं? जरा एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। जी सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है किसी का? जरूर पूछें आप। सर एक्चुअली सोशल चेंज में किन किन थिंकर्स का नाम आता है सर? देखिए, सोशल चेंजर्स में सामाजिक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही फेमस पर्सन है, मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है। सन 1922 में एक नाम आता है आप सभी लोगों को, आगबर्न का नाम। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए आपको उनका नाम ध्यान रखना पड़ेगा एक। और डेविस की नाम आपको परिभाषा में, और प्लस में आपको मैकाइबर एंड पेज की परिभाषा में। इन्हीं 2 लोगों का नाम याद रखें। प्लस में जब उसके उद्विकास के बारे में बात हो तो आपको डार्विन का नाम याद रखना पड़ेगा और स्पेंसर का नाम याद रखना पड़ेगा। इन्हीं थिंकरों का नाम सामाजिक परिवर्तन में याद रखें, बाकी किसी की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम सभी लोग सामाजिक परिवर्तन के बाद सामाजिक परिवर्तन के कारण पूछे जा रहे हैं। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि सामाजिक परिवर्तन के कारण या कारक के रूप में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक जीवन में अनेक छोटे मोटे कारणों से प्रभावित होता है, और यदि हम उनकी सूची बनाएं तो शायद वे अनगिनत होंगे। हम सबको पता है ये बात। और अध्ययन के सहूलियत के लिए हम उसकी दृष्टि से एक प्रकार के समस्त कारणों की एक श्रेणी के वर्ग में
जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कुछ कारक या कारण के रूप में हम देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 कारण लिए हैं और 4 ही कारण नहीं हैं, और भी इसके कारण हैं। मैं अभी आप लोगों से चर्चा कर दूंगा, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। पहला कारण ये है कि प्रकृति, और या आप इसे भौगोलिक कारक भी कह सकते हैं। प्रकृति का किया भौगोलिक कारक क्या होता है, एक प्रकार का कारण है। समझिए आप सभी लोग, अगर मैं प्रकृति के बजाय भौगोलिक बोलूं या प्राकृतिक बोलूं या प्रकृति बोलूं, बात एक ही होता है, इसका मीनिंग एक ही निकलता है। और इन्हें भौगोलिक कारक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव की प्रकृति, जो मानव की प्रकृति है, उस प्रकृति को अपने बस में करने का प्रयास करता है और प्रकृति पर यह पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर पाता है और प्रकृति अपनी विनाशकारी रूप में परिवर्तित हो जाती है। और यह रूप भूकंप, अकाल, बाढ़, महामारी इत्यादि जैसे चीजों के रूप में हम उसको फिर देखते हैं प्रकृति में। तो प्रकृति की अवस्था ही मानव सभ्यता के विकास और विनाश के कारण बनती है। जहां प्रकृति शांत होती है वहां विज्ञान का विकास होता है, और जहां प्रकृति रौद्र रूप में होती है वहां धर्म का प्रभाव पड़ता है, धर्म का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारक जो है वो सामाजिक परिवर्तन के कारण के रूप में निकल के आई है। आप सभी लोगों को मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। क्या मेरी बात से आप सभी लोग सहमत हैं कि प्राकृतिक कारक एक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भौगोलिक कारक अपनी भूमिका निभा सकती है या नहीं निभा सकती है? क्या इस बात से सहमत हैं आप सभी लोग? मैं आप सबसे यही कहूंगा कि एक कारक, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं दूसरी कारक, देखो मैं सारे अगर अंदर की बातें पढ़ूं, वही चीज़ें हैं, अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, अदरवाइज मैं इस समय समझ लीजिए कि आप लोग लाइव मेरी क्लास ले रहे हैं तो जरूर कॉपी पेन लेके बैठा करें। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप मेंशन कर देंगे तो वो भी आपके काम ही आएगा, क्योंकि वो नोट किया हुआ चीज़ें हैं। जो चीज़ें इसमें लिखी हुई है मैं आपसे वो समझा कर बता रहा हूँ, वही बातें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करते हैं, एक जैविक कारक होता है। भली भांति तरीके से आप सभी लोगों को पता होगा जैविक कारक क्या होता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, जैविक तथ्यों के कारण के रूप में जीव शास्त्रियों ने अनेक प्राणी शास्त्रीय कारकों में से सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण माना। अक्सर एक समाज के अंतर्गत निवास करने वाले प्रजाति, अब एक समाज के अंतर्गत जो निवास करने वाली प्रजातियां हैं, उनके शारीरिक लक्षण, विशेषताओं में अचानक होने वाले परिवर्तन को और उसी के परिणाम स्वरूप समाज के जो संपूर्ण संरचनाएं हैं, उन संपूर्ण संरचनाओं के परिवर्तन को ही हम कह देते हैं ये जैविक कारक है। और जैविक नाम से ही पता होता है हमें कि ये एक अनुवांशिक या वंशानुक्रम के रूप में, परिणाम के रूप में हम उसको देखते हैं। तो जनसंख्या को निर्बल या दुर्बल संतान प्राप्ति होती है, तो माता पिता के वाहक गुणों को नवीन जोड़ी के रूप में उत्पन्न होता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैविकी तथ्यों का कारण भी एक प्रकार से कुछ विद्वानों ने जैविक कारक को रखा है सामाजिक परिवर्तन में। सामाजिक परिवर्तन के कारण में कुछ विद्वानों ने जैविक कारण को माना है, तो इसलिए आप इसे भी सही मानेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्यात्मक कारक। सिंपल शब्दों में मैं अगर आपसे बताना चाहूँ जनसंख्या का मतलब कि जनसंख्यात्मक में परिवर्तन जन्मदर और मृत्यु दर घटने और बढ़ने के देशांतरण की प्रकृति का एक कारण होता है। जन्म दर बढ़ती है और मृत्यु दर घटती है तो जनसंख्या भी वृद्धि होती है। भारत में आज वही स्थिति है। आप सभी को मैं बता दूं, माल्थस का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। माल्थस बहुत ही फेमस विद्वान है। जनसंख्या के बारे में अगर किसी को जाना जाता है तो माल्थस को जाना जाता है। इनका विचार था कि समाज की वह स्थिति जहाँ पे भुखमरी, महामारी, बेरोजगारी आदि से जो उत्पन्न होती है प्रतिक्रिया, वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव डालती है, कारण पर प्रभाव डालती है। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जनसंख्यात्मक कारक जो है वो एक प्रकार से आपका क्या है, कारण के रूप में उभर कर आया है। और ये बात माल्थस ने कहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इसको नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आप सभी से कहूँगा कि इसको ध्यान रखेंगे कि जनसंख्यात्मक कारक भी सामाजिक परिवर्तन का होना जो है बताता है। और साथ ही साथ घनत्व का उतार चढ़ाव, जनसंख्या की गतिशीलता की बनावट इत्यादि चीज़ों जो समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जनसंख्यात्मक कारक के रूप में बताया जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, प्लस में माल्थस का नाम भी ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं, एक कारक है आपके सामने आर्थिक कारक। शायद आपको बता ही जाएगा, क्या मैं जूम कर दूं और इसको एक बार जरा मुझे स्पष्टीकरण करें आप सभी लोग।
अगर आप कहेंगे तो जूम कर दूंगा। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? थोड़ा सा अपने स्क्रीन को रोटेट करें, और रोटेट करके अगर आप जूम करेंगे तो आपको स्क्रीन शायद पूरी की पूरी दिखाई देगी। एक बार आप जूम करें और जूम करके आप आर्थिक कारक की तरफ आ जाएं। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भली भांति तरीके से आप सभी को पता है आर्थिक कारक क्या होता है, कि समाज के शिकारी अवस्था में, कृषि अवस्था में, बेसिकली औद्योगिक अवस्था में आने से सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, और इस परिवर्तन से सामाजिक संस्थाओं, परंपराएं, रीति रिवाज इत्यादि चीज़ें जो होती हैं परिवर्तित होती हैं। और भारत में आज इस प्रकार के परिवर्तन जो दिख रहे होते हैं, क्योंकि एक कृषि प्रधान देश औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है। क्या मेरी बात से सहमत हुए, या आप समझ गए? आप देखें आज के समय में औद्योगिकी की तरफ हमारा देश जो है बढ़ रहा है। आपको भली भांति तरीके से पता होगा, है ना। भारत में परिवर्तन दिख रहे हैं क्योंकि कृषि प्रधान देश तो है ही है, औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो रहा है, तो एक प्रकार से आर्थिक कारक भी कहीं ना कहीं कारक के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। एक अगर आपका है प्रौद्योगिकी कारक। प्रौद्योगिकी कारक क्या होता है, और ये सिंपल है और आप सभी को पता होगा। प्रौद्योगिकी कारक जब नई मशीन यंत्र का आविष्कार होता है, सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। मशीनों के आविष्कार से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो जाता है। श्रम विभाजन, विशेषीकरण, उच्च स्तर पर अगर हम बात करें जीवन स्तर के बारे में, जहाँ पे उच्च स्तर की बात हो रही है, जीवन शैली में परिवर्तन आने की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी कारक को रिप्रेजेंट करता है। गंदी बस्तियों का विकास हुआ है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है, धर्म का प्रभाव कम पड़ा है, जीवन प्रकृति से दूर हुआ है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं प्रौद्योगिकी कारक के रूप में। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? सॉरी, बताएं एक बार, स्पष्टीकरण करें आप सभी लोग। जी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, नींद तो नहीं आ रही है किसी को ना भाई? सो तो नहीं रहे हो ना? हाँ, एक्टिव रहना, सोना मत, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रौद्योगिकी कारक में आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए कि भाई साहब प्रौद्योगिकी में क्या होता है, नई मशीन और यंत्र का आविष्कार हो जाता है, तो जाहिर सी बात है प्रौद्योगिकी कारण आ रहा है। श्रम का विभाजन हो रहा है तो प्रौद्योगिकी कारण आ रहा है। गंदी बस्तियों का विकास हो रहा है तो ये भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं भूमिका निभा रही है प्रौद्योगिकी में। और अगर मैं आपसे बात करूं, धर्म का प्रभाव कम पड़ रहा है, जीवन की प्रकृति दूर हो रही है, तो कहीं ना कहीं रीजन है प्रौद्योगिकी कारक। प्रौद्योगिकी कारक ध्यान रखिएगा, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या होता है? समाज में अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक तत्व के सामाजिक परिवर्तन के उत्तरदायी हैं। अच्छा, अगर हम बात करें मनुष्य के लेकर, मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है, चाहे विश्वास, धर्म, आदर्श, प्रथाएं, रूढ़ी, बहुत सारी चीजें हैं, उसी पर व्यक्ति क्या होता है, निर्भर होता है। उसी पर व्यक्ति निर्भर होता है। सत्य, सनातन धर्म आपने सुना होगा, अच्छे तरीके से आप सबको पता होगा। हिंदू में अगर हम बात करें, विवाह एक आदर्श धर्म है। हिंदू में विवाह एक आदर्श धर्म है। विवाह ईश्वर स्वयं निश्चित करता है और विवाह का क्रिया ईश्वर को साक्षी रखकर संपन्न होती है। अतः हम ऐसे विवाह को तोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। और हम विवाह विच्छेद, तलाक वगैरह के बारे में, जहाँ पे विवाह विच्छेद आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जो तलाक वाली प्रतिक्रिया होती है, हिंदू विवाह में कोई स्थान नहीं है। हिंदू विवाह में इसका कोई स्थान नहीं है। और अब या धीरे धीरे इसका जो आधार है वो बदल रहा है, वो सिस्टम बदल रहा है। अब लोग व्यक्तिगत सुख और यौन संतुष्टि के लिए विवाह करते हैं, अतः पारिवारिक स्थिरता जो है वो कम हो रही है। तो विवाह विच्छेद अब अधिक जनसंख्या में होने लगा है। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये चीजें एक अहम भूमिका के रूप में आजकल हम देख रहे हैं। तो ये एक प्रकार का कारक है, एक प्रकार का कारण है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि सांस्कृतिक कारक में क्या भूमिका रही होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप सभी लोगों को भलीभांति तरीके से पता है। आगे अगर हम बात करते हैं, एक और पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में।
आप में से कोई व्यक्ति मुझे बताना चाहेगा मनोवैज्ञानिक कारक क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति जिनको आ रहा हो या जो भी नहीं आ रहा है, जो अपने टूटे फूटे शब्दों में एक्सप्लेन करे, कोई बता सकता है मुझे कि मनोवैज्ञानिक कारक क्या हो सकता है? सर मनोवैज्ञानिक कहने जैसे मन में कोई विचार आया, जैसे ज्योतिबा फुले या फिर किसी तरह का चेंजेस करने के लिए इंसान के मन में आया है सर। वेरी हमने गुड। स्टडी करी है, तो यहाँ आप समझ गए, फिर आप समझ गए मनोवैज्ञानिक कारक समझ गए। देखिए, मनोवैज्ञानिक कारक में सामाजिक प्रगति, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सभी लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, लिखा हुआ है कि सामाजिक प्रगति तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन में मनोवैज्ञानिक कारकों का योगदान भी बढ़ता जा रहा है। आज भी जटिल समाज और सामाजिक संरचना, सामाजिक जीवन के ढंगों में मनोवैज्ञानिक कारणों में से अत्यधिक परिवर्तन होता है। सभ्यता का विकास चरम सीमा तक पहुंचने तथा संबंधों में दिखाने अपने बनावटी संबंधों का होना आदि कारण मानसिक तनाव का संघर्ष बढ़ता है, जिससे व्यक्ति ना तो समाज के साथ अनुकूलन कर पाता है और ना ही वह उसके पद और भूमिका के सामंजस्य स्थापित कर पाता है। तो कहीं न कहीं उसके मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव पड़ रहा है, जो उसकी मानसिकता पे प्रभाव पड़ रहा है, टेंशन, तनाव, अवसाद में जो संघर्ष कर रहा है व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में हम देखते हैं। उसको किसके रूप में देखते हैं? हम लोग कारक के रूप में देखते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मनोवैज्ञानिक कारणों का अत्यधिक परिवर्तन होता है। कारण क्या है कि समाज और जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक जीवन के ढंगों में मनोवैज्ञानिक कारण की अत्यधिक भूमिका है, जिसमें विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक कारण का एक अहम योगदान है। कारण क्या है? जो अवसाद या तनाव या संघर्ष में जो भूमिका निभा रहे, वो एक प्रकार का रीजन है। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि मनोवैज्ञानिक कारक भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं औद्योगिकीकरण को लेकर, औद्योगिकीकरण अगर हम बात करें या नगरीकरण की बात करें, तो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की तीव्र प्रक्रिया के फलस्वरूप अत्यधिक तीव्र गति से परिवर्तन होता है। आज सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में इन दोनों प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया परिणाम स्वरूप जहां एक और उद्योग धंधों और नगरों का विकास होकर विकासवादी और प्रगति के रूप में सामाजिक विकास होकर विकासवादी तथा प्रगति के रूप में सामाजिक परिवर्तन हुआ है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक संरचना और संबंधों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। स्त्री पुरुष के काम क्षेत्र, अधिकार का जो दायित्व है, यहाँ तक कि संबंधों में परिवर्तन जो पाया गया है, वो कहीं ना कहीं औद्योगिकी और नगरीकरण की भूमिका में देखने को हमें मिल जाती है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की जो तीव्र प्रक्रिया है, जो अत्यधिक गति से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है आपको सामाजिक परिवर्तन के कारण में। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी एक हमारे लिए कारण के रूप में या फैक्टर के रूप में निकल कर आता है। आधुनिकीकरण के बारे में अगर हम बात करें, तो आधुनिकीकरण जो है तीव्र प्रक्रिया, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को नवीन ढंग से अपनाने के लिए प्रेरित करती है। वह एक प्रकार का औद्योगिकीकरण होती है। सामाजिक आंदोलन अगर हम बात करें, सामाजिक आंदोलन आप भली भांति तरीके से जानते होंगे। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, है ना, स्वामी विवेकानंद, है ना, आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सती प्रथा, महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग, ये सभी लोगों ने सामाजिक आंदोलन के रूप में भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन के कारण के रूप में हम इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं कारक के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। मैं ज़्यादा चीज़ें पर चर्चा नहीं करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ही चर्चा करूंगा। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, उत्तराखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं इस समय, स्टूडेंट उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के, मैं आप सबको बता दूं कि एग्ज़ाम का जो पेपर होने वाला है आप लोगों का, वो दिसंबर में भी नहीं होगा, वो डेट पोस्टपोन्ड होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी उत्तराखंड के जो साइट पर चेक भी किया है, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं। और अभी उत्तराखंड के अगर आप गवर्नमेंट साइट पर जाएंगे तो अगर आप देखेंगे भी तो आपको भी कोई एग्ज़ाम की कोई डेट जो है निर्धारित नहीं की गई है कि कब किसका एग्ज़ाम होने वाला है।
तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम का जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा वीडियोस के रूप में या और पीडीएफ के रूप में आपके ग्रुप में डाल दूंगा। आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू और जारी रखिए और आप सबके लिए वो फायदेमंद होगा। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों पे हम चर्चा करेंगे। अब सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं, सामाजिक परिवर्तन की दिशा में तथा सामाजिक परिवर्तन के कारणों के संबंध में सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। समाजशास्त्री आदिम लोगों की संस्कृति को नितांत गतिहीन समझते हुए बोला है इन्होंने कि पूर्व साक्षर समाजों को जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसका विचार त्याग दिया गया है। और यह बात आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों से कुछ विद्वानों के द्वारा कही गई है, जिसमें से अगर हम बात करें तो बताया गया कि 2 भागों में डिवाइड किया गया है सिद्धांत को, सामाजिक परिवर्तन को। एक को बोला गया है चक्रीय सिद्धांत, दूसरे को बोला गया है रेखीय सिद्धांत। मैं आप सबसे कहूंगा कि चक्रीय सिद्धांत होता क्या है, पहले यह समझ लीजिए। सामाजिक परिवर्तन में जो चक्रीय सिद्धांत होता है वह एक प्रकार का पूर्वोक्त सिद्धांत होता है। अन्य प्राचीन सिद्धांत ये बताते हैं कि कुछ एक चक्र से गुजरता है, लेकिन दिन के बाद रात्र होता है, रात के बाद दिन होता है। ठीक उसी प्रकार से ऋतुओं में भी प्रकृति चक्र में बदलता रहता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात अच्छे तरीके से कि एक बार बसंत ऋतु आता है, फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आता है, मतलब ये ऋतुएं बनती रहती हैं, फिर विंटर आ जाता है, फिर उसके बाद ये ऋतु आ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर आप जनवरी फरवरी माह का अगर आप बात करते हैं, 12 माह के बाद दिसंबर 12वां माह, फिर उसके बाद जनवरी आ जाता है, तो ये चक्र के रूप में होना। तो यहाँ पे परिवर्तन जो चक्र के रूप में बताने की कोशिश की जा रही है, ये सिद्धांत बताया था स्पेंसर ने। नाम उसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। स्पेंसर एक विद्वान था, ये एक विद्वान था स्पेंसर ने, और उसने इस चीज़ों के बारे में, इसके विश्वास में जो है जीवन चक्र के बारे में, प्रत्येक सभ्यता जन्म युवावस्था मृत्यु का जो चक्र चलता है उसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हुए इन्होंने समझाया था। यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर के पुनः हम वहीं पहुँच जाते हैं। और इस प्रकार के विचारों की प्रेरणा जो है विद्वानों को शायद प्रकृति से ही मिलती है, कि प्रकृति में हम देखते भी है कि ऋतु का एक चक्र होता है, चलता है, सर्दी गर्मी वर्षा, एक के बाद एक आती जाती रहती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का जो चक्र चल रहा है, ठीक इसी प्रकार से ही सामाजिक परिवर्तन भी होता रहता है। ये चक्रीय रूप में भी परिवर्तन होता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा कि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग मानना कि ये सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है ये माना जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? एक बार कंफर्म करें आप लोग। अच्छा, अब स्पेंसर का ही नाम नहीं, कुछ उनके सहयोगी थे जिन्होंने जीवन चक्र के रूप में बताया, चक्रीय सिद्धांत के कारकों के रूप में। एक स्पेगलर का नाम आता है, टॉयनबी का नाम आता है, पेरेटो का नाम आता है, सिरोकिन का नाम आता है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन में आप देखेंगे तो ये भी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में आगे बात करते हैं। अब जैसे अभी आपने देखा सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में स्पेगलर का नाम, मैं आप सबको वही चीजें बताऊंगा जो आप सब याद रखें, है ना। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक विद्वान का नाम वो है स्पेगलर। स्पेगलर ने सन 1918 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था दी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ये किताब का नाम है। सन 1918 में ये किताब लिखा था। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पीडीएफ में मेंशन किया है कि 1918 में दी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ये किताब है। नाम इसका ध्यान रखिएगा, ओसवाल्ड स्पेगलर का नाम आता है ये 1918 में, चक्रीय सिद्धांत में। सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासों को इन्होंने कहा और आलोचना करते हुए इन्होंने कहा कि परिवर्तन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता है, वो चक्र के रूप में होता है। ये बात कहने वाला कोई व्यक्ति है तो वो स्पेगलर है। ध्यान रखना, जैसे मनुष्य जन्म लेता है, फिर युवावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, फिर व्यक्ति मर जाता है।
फिर जन्म लेता है, फिर मनुष्य की फिर जन्म लेता है, बाल्यावस्था में आता है, युवावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है, फिर व्यक्ति मर जाता है। इस तरीके का ये चक्र चलता है। और ये कंडीशन बताने वाला कोई व्यक्ति अगर है तो उसका नाम है ओसवाल्ड स्पेगलर। 1918 में इसने किताब लिखी, उसी किताब में ये बात इसने लिखा है। ये चीजें याद रखिएगा आप सभी लोग, ये घूमता रहता है, ये चक्र के रूप में है। आगे बात करते हैं, एक नाम और आता है टॉयनबी का नाम। जैसे अगर आपने अभी अभी देखा स्पेगलर का नाम, वहां पर आपने देखा उनकी किताबों में दी डिक्लाइन करके, ऑफ द वेस्ट में, और ठीक उसी प्रकार से टॉयनबी जो नाम आप देख रहे हैं, इनका सिद्धांत 21वीं सदी में विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया इन्होंने। विश्व में कुल टोटल 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया और उन्होंने इस किताब बनाया अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, मतलब अध्ययन का इतिहास बनाया, इतिहास का अध्ययन या अध्ययन का इतिहास आप ये कह सकते हैं। ये किताब ये बताती है कि सामाजिक परिवर्तन को अपना प्रमुख सिद्धांत है, और इसमें इसने कहा कि प्रतिमान ढूंढा, और टॉयनबी ने कहा कि हर एक व्यक्ति चुनौतियों और सिद्धांतों का सामना करता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक सभ्यता को प्रारंभ में प्रकृति और मानव के द्वारा चुनौती दी जाती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्ति को अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इस चुनौती के प्रत्युत्तर में व्यक्ति सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि टॉयनबी का सिद्धांत। टॉयनबी का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया। यह प्रश्न एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग कहना कि 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया है और इसी अध्ययन करके एक किताब लिखा अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री करके, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज भी चक्रीय सिद्धांत को रिप्रेजेंट करती है। सभ्यता और संस्कृति का जो निर्माण होता है वो चक्र के रूप में होता है, इसलिए ये भी चक्रीय सिद्धांत को ही मानते हैं। याद रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं पेरेटो का नाम। पेरेटो बड़े फेमस पर्सन है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। बिल्फेडो पेरेटो इनका पूरा नाम है, या कहीं कहीं आप देखेंगे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं विल्फ्रेड पेरेटो सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र का सिद्धांत दिया और ये अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहा। तो किस विद्वान ने कहा है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है? तो आप कहेंगे पेरेटो। पेरेटो की किताब थी माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी ये किताब थी। इस किताब में सामाजिक परिवर्तन को वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तन के आधार पर समझाया, और इसका मत है कि प्रत्येक समाज में हमें दो वर्ग दिखाई देते हैं, एक उच्च वर्ग दिखाई देता है, एक निम्न वर्ग दिखाई देता है। हमें यही चीज़ समझनी है कि जो दो टाइप के वर्ग दिखाई देते हैं वो कौन कौन से हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, और ये किस में दिखाई देते हैं? अभिजात वर्ग में दिखाई देते हैं। आप सभी लोग इसको और अभिजात वर्ग को डेफिनेटली अगर कुछ ही वर्ग को बोला गया है तो उच्च वर्ग को बोला गया है। किसको बोला गया है? उच्च वर्ग को। ये जो उच्च वर्ग देख रहे हैं इसी वर्ग को बोला गया है अभिजात वर्ग भी। क्या बोला गया है? अभिजात वर्ग। इन्हीं दोनों वर्गों का जो स्थिर है, जो सामाजिक परिवर्तन है, ये चक्र के रूप में होता है। निम्न वर्ग के व्यक्ति अपने गुण और कुशलता में वृद्धि करके उच्च वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं, और इस तरीके की बात कहने वाला कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति है पेरेटो। वो व्यक्ति कौन है? पेरेटो। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, शेरोकिन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं पेरेटो के बारे में, तो पेरेटो ने कुछ क्षेत्रों के बारे में व्याख्या भी किया था। जैसे राजनीति क्षेत्र अगर हम बात करें, जो चक्रीय सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख किया है, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और आदर्शात्मक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के बारे में कोई व्यक्ति बताने वाला अगर है
तो वो पैरेटो है। राजनीतिक क्षेत्र को दो प्रकार के व्यक्ति बताता है, शेर और लोमड़ी। शेर जो होता है लोगों को आदर्शवादी लक्ष्यों को विश्वास दिलाने की बात करता है या उनकी तरफ लेके जाने की बात करता है ना। ये चीजें बताई गई थी उसमें। और उच्च वर्ग की जो बात की गई थी तो लोमड़ियों से बताया गया सत्ता जो निम्न वर्ग की लोमड़ियों के हाथ में आ जाती है, और इस स्थिति में सत्ता जो है परिवर्तन का कारण राजनीतिक व्यवस्था का संगठन के परिवर्तन में आता है। तो इस तरीके के पैरेटो ने बात की थी 3 क्षेत्रों में, राजनीतिक, आदर्श और आर्थिक। याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शेरोकिन का। शेरोकिन के बारे में अगर हम बात करें, हम सभी लोगों को पता है कि शेरोकिन की अपनी एक पुस्तक थी सोशल एंड कल्चर। शेरोकिन का ये कई बार एग्जाम में प्रश्न बनकर पूछा गया है कि सोशल एंड कल्चर डायनेमिक किताब के प्रतिपादक कौन हैं, सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो आप लोग कहेंगे शेरोकिन ने किया है। पहली बात, इन्होंने अपनी पुस्तक में ये बात कही है कि सामाजिक गतिशीलता में कार्ल मार्क्स, पैरेटो और बेबलिन पैरेटो, अगर हम बात करें बेबलिन के परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों की आलोचना की है। उनका मत है कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में पेंडुलम घड़ी की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच में होता रहता है। उन्होंने प्रमुख रूप से 2 संस्कृतियों की भावनात्मक और चेतनात्मक का उल्लेख किया, जिसमें चेतनात्मक और भावनात्मक संस्कृति का मिश्रण होता है, और उन्हें ही हम बोल देते हैं आदर्शात्मक संस्कृति। उन्हें हम बोल देते हैं आदर्शात्मक संस्कृति। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चेतनात्मक के बारे में अगर हम बात करें संस्कृति में, तो चेतनात्मक संस्कृति को हम भौतिक संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति का संबंध है मानव चेतना से, यानी इंद्रियों से संबंधित है। इसका अर्थ होता है ज्ञान हम देखकर, सूंघकर, छूकर, स्पर्श कर, छूकर मतलब स्पर्श करके हम किसी चीज को जान लेते हैं, वो चेतनात्मक संस्कृति होती है। भावनात्मक संस्कृति में यह चेतनात्मक संस्कृति के बिल्कुल अलग है। इसका संबंध भावना, ईश्वर, धर्मार्थ या धर्मात्मा या नैतिकता से होती है। यह संस्कृति के आध्यात्मिक संस्कृति भी इसे कही जाती है। तो यह संस्कृति को क्या बोला जाता है, भावनात्मक को आध्यात्मकवादी संस्कृति भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक इन्होंने कहा है आदर्शात्मक संस्कृति। कोई बताना चाहेगा? आदर्शात्मक संस्कृति अगर हम बात करें तो यह संस्कृति चेतना और भावनात्मक दोनों का मिश्रण है, अतः इनमें दोनों की विशेषता पाई जाती है। इसमें धर्म, विज्ञान, नैतिक और आध्यात्मिक सुख दोनों का संतुलन रूप में पाया जाना, शेरोकिन ने यह बात बताई है। ठीक है, तो शेरोकिन की ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें इन्होंने बात की है धार्मिक को लेकर। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत में। रेखीय सिद्धांत क्या होता है? कुछ लेखकों का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन जो है रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें समाज धीरे धीरे सभ्यता उच्च से लेकर निम्न अवस्था में की ओर जाती है और यह सदैव उन्नति की दिशा में अग्रसर होता है। यह जहां से प्रारंभ होता है वहीं आगे बढ़ता रहता है, पीछे लौटकर उस स्थान को कभी नहीं आता। इस तरीके की क्रियाविधि में अगर मैं बात करूं सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत में, तो अगस्ट काम्टे का नाम, स्पेंसर का नाम और हॉबहाउस का नाम, ये 3 लोगों का नाम आता है। मैं आप लोगों से पहले अगस्ट काम्टे के बारे में चर्चा करूंगा। अगस्ट काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के मानव संबंध में बौद्धिक विकास शब्दों को जोड़ा और जिसने बौद्धिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर माने। एक का नाम रखा था धार्मिक, दूसरे का नाम रखा था तात्विक, तीसरे का नाम रखा था वैज्ञानिक।
चलिए देखिए, धार्मिक क्या होता है। धार्मिक कहता है कि समाज की प्राथमिक अवस्था थी जिसमें मानव प्रत्येक घटना के ईश्वर और धर्म के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करता है। वो धार्मिक, जहां विश्व के सभी क्रियाओं के आधार पर धर्म और ईश्वर को माना जाता है। बहुदेववाद, एकेश्वरवाद या एकवाद या प्रकृति पूजा, ये सभी के सभी धार्मिक स्तर है। तात्विक स्तर के बारे में बात करें तो व्याख्या करता है गुणों के आधार पर। इस अवस्था में मानव अलौकिक शक्ति में विश्वास कम हो जाता है। प्राणियों में विद्यमान अमूर्त शक्ति की समस्त घटनाओं का उत्तरदायी माना जाता है। इसलिए आप इसे बोलेंगे कि तात्विक स्तर के बारे में भी बात किया है इसने। घटनाओं का व्याख्या करके गुणों के आधार पर की जाती है तात्विक स्तर। और एक है वैज्ञानिक स्तर, यह वर्तमान में विद्यमान है और इसमें मानव सांसारिक घटनाओं की व्याख्या ईश्वर, धर्म एवं अलौकिक शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक नियमों और तर्क के आधार पर करता है। और यह कार्य कारण संबंधों का, सह संबंधों का एक प्रकार से ज्ञात और नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करता है। ठीक है, तो ये भी हमें समझना होगा। अगर हम बात करते हैं स्पेगल का, यहाँ पे स्पेंसर का सिद्धांत, तो सामाजिक परिवर्तन जो है उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया इसने। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक की पर्यावरण के आधार पर प्रकट किया गया है। स्पेंसर डार्विन ने उद्विकास को प्रभावित किया है। डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया और स्पेंसर ने समाज को लागू किया है। डार्विन का कहना है कि जीवों का अस्तित्व के लिए संघर्ष पाया जाता है और संघर्ष ही पुरानी, अगर हम बात करें यहाँ पे पुनर्बचा रहता है, तो वे शक्तिशाली होते हैं प्रकृति और कानून या प्रकृति से अनुकूल कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका स्पेगलर जो है स्पेंसर का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, स्पेंसर का सिद्धांत हो जाएगा। मैं आप सबसे कहूंगा कि स्पेंसर का सिद्धांत में सिर्फ आप इतनी बात याद रखें कि जीवों में अस्तित्व के लिए संघर्ष पाया जाता है और प्रकृति से अनुकूल कर लेता है। कमजोर इस संघर्ष में समाप्त हो जाते हैं। जो कमजोर पक्ष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, या आप कह लीजिए कि वो वैलिड नहीं होते हैं या लागू नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज हम बोल सकते हैं। ओके, आगे बात करें, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत के बारे में देखते हैं। कार्ल मार्क्स महोदय कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी और आर्थिक कारक को लेकर जनित माना है। जो इन्होंने कहा कि सिद्धांतों को आर्थिक निर्धारणवाद, सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी का सिद्धांत, इन्हीं सिद्धांतों को प्रस्तुत करके कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत दिया, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने ही दिया है, नाम से ही पता है। और इस सिद्धांत में आर्थिक निर्धारणवाद और सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी सिद्धांत, ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां आपका ये जितने सिद्धांत थे ये सिद्धांत समाप्त हो गए। थॉस्टीन का भी सिद्धांत आता है, लेकिन जो थॉस्टीन बेबलिन का सिद्धांत है, प्रौद्योगिकी दशाओं में प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन का उत्तरदायी माने थे वो। और प्रौद्योगिकी निर्णयवाद किसने दिया है? तो प्रौद्योगिकी निर्णयवाद बेबलिन ने दिया है, और आपने बेबलिन का नाम अभी देखा था। तो यहां से सामाजिक परिवर्तन का टॉपिक समाप्त हो गया है। सामाजिक नियंत्रण का टॉपिक मैं कल आप लोगों के से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कल सामाजिक नियंत्रण का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आज था सामाजिक परिवर्तन का विशेषताएं और सिद्धांत। केवल इन्हीं सिद्धांतों को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, और ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा आप सभी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।